चलिए आज हम लोग प्रश्नोत्तरी की क्लास करेंगे। 2015-16 से जो 100 प्रश्न बने थे ना, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग करेंगे। पहला का जवाब आप लोग दे रहे हैं डी नंबर, और डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, बीसल देव रासो। क्योंकि हमारा क्वेश्चन है राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? तो ये बीसल देव की नायिका है। राजमती होती है बीसल देव की नायिका। आपको पता है बीसल देव 4 खंडों में लिखा गया है। पहला खंड में क्या होता है? राजमती का विवाह होता है किस राजा के साथ? तो विग्रह राज चतुर्थ, नाम याद रखिएगा। ठीक है, राजमती तो नायिका है, विग्रह राज चतुर्थ इसमें नायक है। दोनों का विवाह होता है पहले खंड में। 4 खंड है इसके, 4 भाग कह लीजिए या फिर 4 खंड कह लीजिए। पहले खंड में विवाह होगा, पहले खंड में क्या होगा? विवाह होगा। दूसरे में क्या होता है? दूसरे में ये लोग लड़ाई करके चले जाते हैं। ये जो राजा है उड़ीसा चला जाता है झगड़ा करके, दूसरे खंड में। तीसरे खंड में फिर विरह वर्णन दिखाया जाता है। राजमती का विरह वर्णन तीसरे खंड में दिखाया जाता है। दूसरे में हो जाएगा कि राजा गुस्सा होके चला जाएगा। ठीक है, राजा गुस्सा होके चला जाएगा। और तीसरे खंड में याद रखिएगा वियोग वर्णन है नागमती का, नहीं राजमती राजमती का वियोग वर्णन है तीसरे खंड में। लड़कियां ही वियोग कर रही है। ठीक है, चौथे खंड में क्या होगा? दोनों आ जाएंगे फिर वापस मिल जाएंगे चौथे खंड में। तो चौथा खंड जो हमारा वो है मिलन। चौथा खंड में फिर मिलन हो जाएगा इनका। तो हमारा बीसल देव रासो बिल्कुल सही हो गया। अगर नागमती पूछ लेता तो नागमती किसके किसकी नायिका होती? बताइएगा। अगर नागमती पूछता तो नागमती किसकी नायिका होती? नागमती पद्मावत की नायिका होती। ठीक है, पद्मावत की नायिका होती। इसका जवाब आप लोग दे रहे हैं सी नंबर, कबीरदास। बिल्कुल सही। ये जो पंक्ति है सुर समाना चंद में दहु किया घर एक, कबीरदास की ही पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। आप लोग पहले से किए हुए हैं तो अब आपको जल्दी जल्दी याद होगा, तो हम लोग भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। अब इस पंक्ति को बताइएगा। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। ये कथन किनका है? पंक्ति बिल्कुल सही, आप सब सी जवाब दे रहे हैं। सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कबीरदास की ही पंक्ति है। याद रखिएगा पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो हो सकता है कि आपके शिफ्ट में भी कुछ भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो सभी को ध्यान से देखिएगा। यहाँ आइएगा, रचना काल के आधार पर सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम क्या है रचना काल के आधार पे? आप पहले रचना को देखिएगा, फिर इसके रचनाकार को याद कीजिए। और जहां आपको रचनाकार याद हो गया ना, तो फिर आप सही उत्तर दे देंगे। अगर आपको प्रकाशन वर्ष नहीं भी याद है क्रम में, फिर भी। ठीक है, बिल्कुल। चौथा का उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ए नंबर जितने लोग दे रहे हैं सबका सही है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग रसिक प्रिया। सबसे पहले रसिक प्रिया केशव दास की है। किसकी है? केशव दास की है। तो केशव दास हमारे भक्ति काल के अंतिम में ही हो जाते हैं। मतलब भक्ति काल के अंतिम समय में ही केशव दास की रचनाएं आ जाती है। फिर जब रीति काल स्टार्ट होता है तो रीति काल में चिंतामणि आते हैं। तो हमारे शुक्ल जी चिंतामणि को ही रीति काल का प्रवर्तक मान रहे हैं। तो रसिक प्रिया केशव दास की है, तो वो सबसे पहले हो जाएगा। कवि कुल कल्प तरु चिंतामणि का है, तो चिंतामणि का उसके बाद में होगा। ललित ललाम मतीराम का है, तो मतीराम भी उसके बाद होंगे, क्योंकि चिंतामणि के भाई ही तो है ना मतीराम, तो बाद में आ रहे हैं, छोटे भाई है। अलंकार माला फिर बाद की रचना है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चिंतामणि के कितने भाई होते हैं? मतलब चिंतामणि कुल कितने? 4 भाई हैं इन लोग। ठीक है, याद रखिएगा उससे भी। अगले क्वेश्चन 5वें में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजे सेठ की है? कौन सी कहानी राजे सेठ की है इसे बताइएगा। अपने दायरे, समानांतर चलते हुए, गलत होना पंचतंत्र और जानवी।
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी सी। सभी लोग अलग अलग दे रहे हैं। सी। पूछा है कि कौन सी रचना है, राजी सेठ की कौन सी रचना है, तो हमारा सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने दायरे राजी सेठ का है, समानांतर चलते हुए गलत होना पंचतंत्र। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप कम से कम ऐसे ऑप्शन को ढूंढिए जो इनकी रचना नहीं है। जैसे में जानवी, तो जानवी को आप देखेंगे, जानवी तो जैनेन्द्र की है, इनकी है नहीं, तो फिर ये हमारा 4 नंबर कट जाएगा सारे ऑप्शन से। और जहां 4 नंबर को काटेंगे तो अपने आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए कहती हूँ ना, काट छाट करके ही सही उत्तर तक आप पहुंचिएगा। ठीक है, जहां पर भी ना समझ में आए आपको सुमेलित करना है। नहीं, सुमेलित कौन नहीं है ये बताना है। कौन कौन सा उपन्यास और उसमें जो गांव का वर्णित है, चित्रण है गांव का, वो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आप सब पढ़े हुए हैं, ये आप लोगों के लिए आसान है। आधा गांव गांगोली बिल्कुल सही है। मैला आंचल मेरीगंज ये भी बिल्कुल सही है। गोदान में बेलारी है ये भी बिल्कुल सही है। और बेलारी के साथ साथ में एक और गांव इसमें होता है सेमरी। ठीक है, गोदान में याद रखिएगा सेमरी। सेमरी और बेलारी के बीच में 5 मील का अंतर है। ठीक है, तो गोदान में बेलारी और सेमरी है, बेलारी में तो होरी रहता है, सेमरी में राय साहब रहते हैं। अब राग दरबारी देखते हैं, तो राग दरबारी में शिवपालगंज है, ये गलत हो जाएगा, क्या है? शिवपालगंज है, शिवपालगंज। तो शिवपालगंज याद रखिएगा, शिवपालगंज। तो हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा, क्योंकि हमें गलत ही बताना है। आगे आइएगा 7वें नंबर में, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जगदीश चंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। अब आपको ना जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष भले ही ना याद हो, पर आप सही कर ले जाएंगे, क्योंकि आप ट्रिक से याद किए थे इनका क्रम। ठीक है, ट्रिक से आप इनका क्रम याद किए थे। पढ़िए चारों उपन्यासों को, फिर बताइए क्या सही होगा। सी। सभी लोग सी कह रहे हैं, बिल्कुल सी सभी लोग कह रहे हैं, तो सी ही सही होगा। ठीक है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले तो यादों का पहाड़ आता है, यादों के पहाड़ के बाद धरती धन नापना। ठीक है, और धरती धन नापना हमारे सिलेबस में है, धरती धन नापना हमारे सिलेबस में पढ़ना है। इसमें काली और ज्ञानों की प्रेम कथा भी दिखाई गई है, और दलितों की स्थिति को भी दिखाया गया है। तो धरती धन नापना में 1972 है इसका प्रकाशन वर्ष, ये याद रखिएगा। ठीक है, 1972 है, ये याद रखिएगा। और 1972 में ही एक और उपन्यास है जो हमारे सिलेबस में है, मानस का हंस, और वो भी हमें पढ़ना है, 72 में ही है, उसको भी याद रखिएगा। तो हमारा सबसे पहले यादों का पहाड़ होगा, फिर धरती धन नापना, मुट्ठी भर कांकर है, और नरक कुंड में वास। तो ये हमारा सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ कथन दिया गया है, विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, किसकी धारणा है? विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, किसकी धारणा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, या रामचंद्र शुक्ल जी। डी। सभी लोग डी कह रहे हैं, बिल्कुल डी ही हमारा सही उत्तर है। रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। ठीक है, किनका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अब विरुद्धों का सामंजस्य क्या होता है? तो सामंजस्य मतलब होता है सामने ला देना। ठीक है, मैं आपको बार बार बताई हूँ, सामंजस्य मतलब होता है सामने ला देना। किसको सामने लाना? दो दुश्मनों को। ठीक है, किसको सामने लाना? तो दो दुश्मनों को सामने ला देना, यानी दो विरोध करने वाली चीजों को सामने ला देना। मान लीजिए कि आपके क्लास में या आपके घर में कोई भी ऐसे दो लोग होंगे जो बहुत लड़ते हो, और आप उनको सामने ला दें, तो उसी को हम लोग सामंजस्य कहेंगे, यानी सामने ला देना। ठीक है, तो विरोधों का सामंजस्य, तो विरोध किसमें था?
भक्ति काल में देखेंगे हम तो सगुण और निर्गुण में बहुत विरोध होता है। यानी सगुण मानने वाले व्यक्ति और निर्गुण पक्ष को मानने वाले व्यक्ति एक नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जो हमारे शुक्ल जी है, विरुद्धों का सामंजस्य बताते हैं कि जो विरोध में है, यानी सगुण और निर्गुण को सामने ला दीजिए। ये शुक्ल जी करते हैं किसके विचार से? तो तुलसीदास जी के विचार से, क्योंकि तुलसीदास भी विरुद्धों का सामंजस्य करते हैं, यानी सगुण निर्गुण को सामने लाने का कार्य करते हैं। इसलिए शुक्ल जी का भी वही विचार है। शुक्ल जी तुलसीदास को ज्यादा मानते थे, उनके विचारों को भी ज्यादा मानते थे। अब आइएगा अगले क्वेश्चन में, नाटक और नाटककार सही सुमेलित नहीं है। कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि नाटक नाटककार सही सुमेलित नहीं है? देखिएगा, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये तो सही है। मयंक मंजरी सुदर्शन, सीता वनवास हरिऔध, सज्जन जयशंकर प्रसाद, रुक्मिणी परिणय ज्वाला प्रसाद मिश्र। क्या सही जवाब दे रहे हैं आप लोग? सभी लोग सी कह रहे हैं? बिल्कुल, देखा देखी मत कीजिएगा, खुद से आप लोग सोचिए कि क्या सही होगा। ठीक है, पहले सोच लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। ये नहीं कि सारे लोग बोल रहे तो वही होगा। तो 9वां नंबर का हमारा सी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम देखेंगे भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये तो बिल्कुल सही है। मयंक मंजरी सुदर्शन का नहीं है। मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी का है। किनका है? किशोरी लाल गोस्वामी का है। तो इनका नाम याद रखिएगा, किशोरी लाल गोस्वामी का है मयंक मंजरी। सीता वनवास नहीं, हरिऔध का है वैदेही वनवास। क्या है? वैदेही वनवास। हम लोग पढ़े थे ना वैदेही वनवास, जिसमें 18 सर्ग है। ठीक है, तो वैदेही वनवास हरिऔध का है। सज्जन तो जयशंकर प्रसाद का बिल्कुल सही है। रुक्मणी परिणय भी हरिऔध का है। रुक्मणी परिणय भी हरिऔध का है, ज्वाला प्रसाद मिश्र का नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है सही सुमेलित है। अब आपको सही सुमेलित बताना है, यानी प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको अनुक्रम बताना है। तो सही अनुक्रम कौन सा होगा? आप ट्रिक से याद किए थे, और आपको रचना और रचनाकार अगर याद कर ले तो समय के अनुसार आप सही कर लेंगे। चलिए, जया सबसे पहले बताई है बी नंबर, काजल भी बी, प्रभा, पूजा, संध्या, सभी लोग बी बता रहे हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि हम देखते हैं अभिनव भारती अभिनव गुप्त की रचना है जो 10वीं शताब्दी में आ रहे हैं, ये भी 10वीं शताब्दी में है। नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र का है। ठीक है, और 10 रूपक धनंजय का है। 10 रूपक धनंजय का है, और ये भी 10वीं शताब्दी में आ रहे हैं। भाव प्रकाशन शारदा तनय का है, और शारदा तनय हमारे सबसे बाद में थे। तो यानी ऑप्शन 1 हमारा सबसे बाद में होगा, और अभिनव भारती सबसे पहले होंगे। तो यहीं पर 4 है और लास्ट में 1 यहीं पर है, बाकी किसी और ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं क्रम। ठीक है, तो जहां ऐसा अनुक्रम होगा हम उसी को सही करेंगे। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 11वें नंबर में आएंगे, और ट्रिक तो आपको याद है ना, 10 रूपक हम लोग याद किए थे, 10 रुपए मिलता है तो धन की प्राप्ति होती है ना, 10 रूपक से धनंजय में जाएंगे। ट्रिक वाला भी याद रखिएगा। और भाव प्रकाशन शारदा तनय, क्योंकि शारदा माँ के पास यानी सरस्वती माँ के पास ही तुम लोग भाव को व्यक्त करते हैं, भाव का प्रकाशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ बोला गया है काव्य सृजन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। कौन कहते हैं? बिल्कुल आप सभी सही बता रहे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटो। जहां भी ऐसा हुआ ना तो प्लेटो में आप लोग जाएंगे, क्योंकि प्लेटो ही है जो ईश्वरीय उन्माद का परिणाम मानते हैं काव्य सृजन को। क्योंकि अगर आप कविता करना जानते हैं, मतलब कि आप में प्रतिभा है, और प्रतिभा जन्मजात होती है और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होती है। तो प्लेटो का मानना था कि जो हमारे ईश्वर है वो किसी किसी के अंदर ही ऐसी शक्ति देते हैं, और जिसके अंदर भी ऐसी शक्ति होती है तो समझिए उस पर सीधे ईश्वर की कृपा है। यानी हमारे प्लेटो सीधे ईश्वर से ही जोड़ के देखते हैं। ठीक है, और फिर प्लेटो का यही विचार सही हो जाएगा। अब 12वें नंबर में आइएगा,
इनमें से मार्क्सवादी विचारक नहीं है। कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? ए हमारा सही उत्तर होगा, बिल्कुल आप सब बता रहे हैं ए हमारा मार्क्सवादी विचारक यानी जोसेफ एडिसन मार्क्सवादी विचारक नहीं है। लुकास को देख लीजिएगा, रॉल्फ फॉक्स और कॉडवेल, ये सब हमारे मार्क्सवादी विचारक है। और कॉडवेल की एक पुस्तक है ना, कॉडवेल की पुस्तक है इल्यूजन एंड रियलिटी, तो याद रखिएगा इल्यूजन एंड रियलिटी। इल्यूजन से रियलिटी में आने के लिए हम एक कोड करते हैं, डिकोड करते हैं, यानी कोडवेल। तो यही ट्रिक से याद रखिएगा, कॉडवेल की रचना है इल्यूजन एंड रियलिटी। एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो याद रखे रहिएगा। अब अगला क्वेश्चन में आइएगा 13 नंबर में, विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की है? विभक्ति विचार, ऐसे वन लाइनर के क्वेश्चन आते हैं ना, सीधे सीधे रचना पूछ लिए जाते हैं, तो ये थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आप लोग पढ़े रहेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो विभक्ति विचार किसकी पुस्तक है? चलिए सी भी आ रहा है आंसर, बी भी आ रहा है। विभक्ति विचार सोच लीजिएगा अच्छे से, सी बिल्कुल सही, सारे लोग सी कह रहे हैं। जो बी कह रहे हैं ना, बी सही नहीं होगा, सी होगा। गोविंद नारायण मिश्र की रचना है विभक्ति विचार, ठीक है। तो विभक्ति विचार गोविंद नारायण मिश्र की है, इसे अलग से लिख के याद रखिएगा, क्योंकि एक अकेला रचना मिला है ना। अब सही सुमेलित है ऐसा पूछा है, सही सुमेलित क्या है? सही सुमेलित कौन कौन सी पुस्तक है? आलोचना की पुस्तक है, नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी का, उसके बाद रस सिद्धांत शिव कुमार मिश्र, रोमांटिक साहित्य शास्त्र देवराज उपाध्याय, काव्य में रस आनंद प्रकाश दीक्षित, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन डॉक्टर नगेंद्र। क्या होगा? क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? ए, सभी लोग ये कह रहे हैं। दीपिका, प्रियंका, पूजा, हीरामुनि, मनीषा, प्रभा, सभी लोग ये, बिल्कुल ए ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कैसे होगा देखिएगा, नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी का ही है। और रस सिद्धांत, तो रस सिद्धांत शिव कुमार मिश्र का नहीं है, रस सिद्धांत है डॉक्टर नगेंद्र का। किनका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, इसे याद रखिएगा। ये जो दोनों का एक्सचेंज हो गया है, ठीक है। ये जो डॉक्टर नगेंद्र है इनका है रस सिद्धांत, और जो शिव कुमार मिश्र है इनका है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, ठीक है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन डॉक्टर नगेंद्र का, ये शिव कुमार मिश्र का है। तो दोनों अलग अलग है, दोनों को यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया गया है। तो यानी दूसरा और पांचवा हमारा गलत है। अब जहां भी दूसरा और पांचवा है उस ऑप्शन को काट दीजिए, अपने आप हमारा 1 3 4 सही हो जाएगा। तो रोमांटिक साहित्य शास्त्र देवराज उपाध्याय का है, सही है। और काव्य में रस आनंद प्रकाश दीक्षित का है, सही है। अगले क्वेश्चन में आइएगा, मिथक से क्वेश्चन है, ठीक है। स्थापना और तर्क बोला गया है, मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं। दूसरा तर्क में बोला गया है, इसलिए मिथक के माध्यम से किसी भी समय और समाज के अंतर विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। अब इसमें क्या हो जाएगा? ए, सभी लोग ए बता रहे हैं, ठीक है। हीरा मुनि डी बता रही है, प्रभा भी डी, ए बाकी लोग ए बता रहे हैं। कंफ्यूजन है इसमें? चलिए डी हमारा सही उत्तर है, कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा इसे बताती हूँ, ध्यान से यहाँ समझिएगा, क्योंकि मिथक से हमेशा बना के क्वेश्चन दे देता है। तो देखिए, मिथक मिथक तो आप लोग पढ़े हैं, मिथक क्या होता है? मिथक यानी मिथ्या, यानी झूठ, ठीक है। यानी मिथक जो है वो हमारी संस्कृति परंपरा से ही चली आ रही है, जिसे हम लोग जिसमें हम लोग तर्क नहीं कर सकते हैं, हमें मानना ही पड़ता है उस चीज को, ठीक है। जैसे कि हमारे ईश्वर,
तो हमारे ईश्वर है या नहीं है सच, हम लोग उसे साबित नहीं कर सकते हैं, उसमें प्रश्न भी नहीं कर सकते हैं, तो वो सब बातें मिथक हो जाती है। जैसे हमारे दंत कथाओं में हमें देखने सुनने को मिलती है। अब यहाँ देखिए लिखा गया है मिथक सार्वकालिक। सार्वकालिक मतलब होगा, काल मतलब तो समय होता है ना, सर्व मतलब सभी, यानी मिथक सर्वकालिक, सभी समय में। मिथक हो जाएगा सभी समय में, इधर ऐसा लो, तो क्या हो जाएगा, सार्वकालिक मतलब हो जाएगा सभी समय में, सभी समय। ठीक है, तो बोला गया है कि मिथक सभी समय में, और सार्वदेशिक मतलब हो जाएगा सभी देश में। अब यहाँ जोड़िएगा कि मिथक सभी समय में और सभी देश में एक जैसे होते हैं। अब आपको अगर मैं पूछूं कि भारत की संस्कृति परंपरा तो अलग है, चीन की संस्कृति परंपरा तो अलग है, तो चीन में तो कुछ और ही मिथक होगा, भारत में तो कुछ और ही मिथक है। अमेरिका चले जाएंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे, कहीं भी चले जाइए, हर एक देश की अपनी अपनी अलग मिथक बातें होती है। ठीक है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि मिथक सभी समय में और सभी देश में एक जैसे होते हैं, तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। समझ में आई बात, सार्वदेशिक मतलब सभी देश में, तो मिथक सभी देश में और सभी समय में एक जैसे नहीं होते हैं। हमारे देश में कुछ और ही बातें चल रही है, तो अन्य देशों में कुछ और मिथक होता है, वहां पर अलग ईश्वर होते हैं, वहां पर अलग मान्यताएं होती है, अलग मिथक की बातें होती है। जैसा परिवेश होगा वैसे ही मिथक की बातें होंगी। ठीक है, इसीलिए हमारा पहला गलत हो गया। अब दूसरे नंबर को देखते हैं कि मिथक के माध्यम से किसी भी समय समाज के अंतर विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मिथक को जब हम लोग जान जाएंगे ना, तो किसी भी समाज की जो बातें होती है, जो अंतर विरोध होता है, संवेदना होता है, वो हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए भारत देश में जो मिथक बातें चली आ रही है, आप मिथक को पूरा कथा भी कहा जाता है, यानी पुरानी कथाएं। तो अगर हम लोग पुरानी कथाएं देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो हम लोग भारत की संस्कृति को समझ सकते हैं, पहले के समय में क्या होता था, कैसे होता था, सब समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि अगर हमें इतिहास को जानना है, किसी भी समय को जानना है, तो हम लोग अगर हिंदी साहित्य की मान लीजिए पुरानी कथाओं की पुस्तक ही पढ़ लेते हैं, तो अपने आप हमें समय का पता चल जाएगा। जैसे हम लोग बीसल देव रासो पढ़ते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि उस समय का समाज कैसा था। रीतिकाल की रचना पढ़ते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इतिहास में लोग कैसे रह रहे थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। अब इसको गलत मत कीजिएगा कभी भी आएगा तो, क्योंकि ज्यादातर लोग उसमें ए में जा रहे थे। यहाँ देखिएगा कृतियों का सही अनुक्रम पूछा है। रसराज, रसिकानंद, रस कलश, श्रृंगार निर्णय। सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, सही अनुक्रम? चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया। पूजा, खुशबू, सोनी। ए और बी दोनों आ रहा है। ठीक है, जिसको जो लगे आप वही जवाब दीजिए, जरूरी नहीं है कि दूसरे का देख के जवाब देंगे। आपका गलत होगा तो फिर आप खुद उसमें सुधार करेंगे ना। तो चलिए, जितने लोग बी कह रहे हैं ना, बी वालों का सही है। अब कैसे देखिएगा, सबसे पहले रसराज मतीराम का है। ठीक है, रसराज मतीराम का है। श्रृंगार निर्णय भिखारी दास का है। रसिकानंद, रसिकानंद देख लीजिएगा किसका है, और बाकी रस कलश तो हरिऔध का है। तो रस कलश जो हरिऔध है वो तो सबसे बाद में है ना, आधुनिक काल में आ चुके हैं, द्विवेदी युग में आ चुके हैं। तो थ्री थ्री तो हमारा तीन ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप ढूंढिए कि पहले कौन है। तो पहले मतीराम है, मतीराम के बाद भिखारी दास लिख रहे हैं श्रृंगार निर्णय। तो इस अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। टीएस इलियट के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? चलिए, इलियट की रचनाओं को हम लोग क्रम से याद किए थे, ट्रिक से। आपको भले ही प्रकाशन वर्ष ना याद हो, लेकिन फिर भी आप सही बता देंगे। चलिए, सभी लोग सी बताना स्टार्ट कर रहे हैं। सी, सभी लोग सी, ट्रिक याद है ना सभी को?
हम लोग ट्रिक याद किए थे कि सीक्रेट तरीके से, ट्रिक था हमारा कि सीक्रेट, द सीक्रेट वुड है, लेकिन हम लोग इसको ट्रिक में सीक्रेट बना दिए थे। तो सीक्रेट तरीके से लैंड करते हैं, तो लैंड वाला तो है नहीं यहाँ पर, कहाँ पर, एलिजाबेथेन के पास। तो यानी 2 हमारा सबसे पहले होगा और 2 के बाद 1 होगा। तो सिर्फ 2 ही वाला अगर हम लोग ट्रिक अपनाते हैं कि सीक्रेट तरीके से लैंड करते हैं एलिजाबेथेन के पास, तो हमारा 2 और 1 यहीं पर है, सिर्फ इसी ऑप्शन में। तो फिर क्या करते हैं, वो बोलते हैं ना, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। तो एलिजाबेथन कहती है नहीं, मैं सेलेक्टेड एसेज, तो सेलेक्टेड एसेज, फिर अंतिम में था एसेज एशियंट एंड मॉडर्न, तो ये हमारा लास्ट में हो जाएगा। तो ट्रिक भी आपको याद रहा ना, बीच बीच से रचना गायब भी है, फिर भी आप सही अनुक्रम तक चले जाएंगे, सही क्रम में आप बैठा लेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब 18वें नंबर में देखते हैं, पंडित और पंडितानी किसकी कहानी है। पंडित और पंडितानी किसकी कहानी है। आपको मैं ट्रिक बताई थी कि अगर आपके घर में पंडित जी आते हैं तो सबसे पहले आप उनके पैर छूते हैं, सीधे पैर पे आप गिरते हैं। ठीक है चाहे वो आपके पिता माता से बड़े हो, लेकिन फिर भी उस आपके माता पिता उनके पैर को छूते हैं, पैर पे गिरते हैं, यानी गिरिजादत्त वाजपेयी। ठीक है, आप सबका बिल्कुल सही है, पंडित और पंडितानी गिरिजादत्त वाजपेयी का है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। 19 नंबर बताइएगा, जगदीश चंद्र के उपन्यासों में शामिल नहीं है। अभी हम लोग जगदीश चंद्र के उपन्यासों का अनुक्रम देखे थे पीछे, और अब यहाँ पर कौन शामिल नहीं है ये देख रहे हैं। बिल्कुल, आप सबका सही उत्तर है, एकदा नामी सारण्य शामिल नहीं है। किनका है एकदा नामी सारण्य, वो भी बता दीजिएगा, किनका है। नहीं, भीष्म सहनी का तो नहीं है छोटू। एकदा नामी सारण्य अमृतलाल नागर का है, हाँ ठीक है, अमृतलाल नागर का है। एकदा नामी सारण्य हमारा अमृतलाल नागर का है, हमारे अमृतलाल नागर का है, तो इन्हें याद रखिएगा। ठीक से तो लिखा भी नहीं रहा, कोई बात नहीं, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो भी धरती धन्ना अपना 1972 में, मुट्ठी भर कांकर और यादों का पहाड़, ये जगदीश चंद्र के उपन्यासों में शामिल है। अब आते हैं 20वें नंबर में, और याद रखिएगा ये जगदीश चंद्र है, और एक हम नाटक में पढ़ते हैं जगदीश चंद्र माथुर, वो अलग है। और जगदीश चंद्र माथुर जो है ना, वो लिखते हैं कोणार्क, पहला राजा, शारदिया, ये सब नाटक के रचनाकार है वो। अगला क्वेश्चन 20 नंबर में है, जीवन के गान किसकी रचना है। शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी या हरिवंश राय बच्चन, कौन है। डी, सभी लोग डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही। याद रखिएगा, वन लाइनर या फिर मिक्स करके भी क्वेश्चन आप में पूछ सकता है। शिवमंगल से सुमन बिल्कुल सही है। अब एक हम लोग पढ़ते थे, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, वो भी इन्हीं का है, याद रखिएगा। ठीक है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले, सभी को याद होगा, शिवमंगल से सुमन का है। 21वें नंबर में आइएगा। अगला क्वेश्चन है, जिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है। उपन्यास के विषय से पूछ दिया है, तो ग्लोबल गांव का देवता, ये जो है ना, ये दलित जीवन पर आधारित है, रणेंद्र का। किनका है, रणेंद्र का है, बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र का है, दलित जीवन पर है। और गुनाह बेगुनाह, यही होगा सही उत्तर। ठीक है, गुनाह बेगुनाह, आप लोग सब सही उत्तर दे रहे हैं। गुनाह बेगुनाह इस उपन्यास में ही जिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित है। बाकी मुन्नी मोबाइल तो प्रदीप सौरभ का है, पढ़े थे हम लोग। और जिंदा मुहावरे नासिरा शर्मा का है। जिंदा मुहावरे कौन देती है, नासिरा शर्मा। ठीक है, आगे आइएगा 22वें नंबर में, छप्पर के लेखक हैं, छप्पर रचना है, ठीक है, उपन्यास है छप्पर, किसकी रचना है। बिल्कुल सही, इसको आप लोग याद भी किए थे, छप्पर से प्रकाश आता है, यानी जय प्रकाश करदम, छप्पर ऐसे होता है ना। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कि
छप्पर वाले घर में ना गैप होता है, उससे ना प्रकाश अंदर प्रवेश कर जाता है, इसीलिए हम याद किए थे छप्पर जयप्रकाश करदम का है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का तो जूठन था, और मोहनदास नैमिषारण्य का याद किए थे अपने अपने पिंजरे, तो वो भी याद रखिएगा, पहला दलित उपन्यास है अपने अपने पिंजरे। सूरजपाल चौहान का भी ये आत्मकथा अलग है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं, कौन है? इन्हीं चारों में आपको जवाब देना है, दीजिए। राधा कृष्ण दास है कि श्याम सुंदर दास है, श्रीधर पाठक है या महावीर प्रसाद द्विवेदी है? 23 नंबर का क्या उत्तर हो जाएगा? बिल्कुल सही, आप सब लोग ए जवाब दे रहे हैं, सोनी बी जवाब दी है। जितने लोग ए बताए ना, ए वालों का सही है, ठीक है, ए सही है। राधा कृष्ण दास, क्योंकि आपको पता है राधा कृष्ण दास भारतेंदु के फुफेरे भाई है। कैसे भाई है? फुफेरे भाई है। तो जब फुफेरे भाई है तो ये तो रचना करेंगे ना अपने भाई पे। तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ये राधा कृष्ण दास की रचना है। अब आगे आते हैं 24वें नंबर में। फिर से स्थापना और तर्क दिया है। बोला है कि साधारणीकरण के प्रमुख आधारशिला मानव सुलभ समानुभूति है। तर्क में है कि क्योंकि मानव सुलभ समानुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, जिसे भारतीय दर्शन का बल भी प्राप्त है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? ए। सभी लोग ये जवाब दे रहे हैं, किन्हीं को डाउट नहीं है ना? बिल्कुल सही, ए नंबर, दोनों ही कथन हमारा सही है। साधारणीकरण हम पढ़े थे, साधारणीकरण में क्या होता है? विशेष का सामान्य हो जाना, यानी कि किसी एक के भाव, किसी एक व्यक्ति का जो भाव होता है वो सभी व्यक्तियों का जब भाव बन जाता है, विशेष से सामान्य हो जाता है, वो साधारणीकरण है। तो बोला गया साधारणीकरण के प्रमुख आधारशिला मानव सुलभ समानुभूति है। तो समानुभूति तो है, मान लीजिए हम लोग जितने भी क्लास में हैं सभी लोग एक ही जैसे अनुभूति करने लगे तो फिर वही साधारणीकरण हो जाएगा। अब है क्योंकि मानव सुलभ समानुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, बिल्कुल स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। मान लीजिए अभी मैं क्लास ले रही हूँ, आप लोग जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी क्लास में ज्वाइन हुए हैं तो सभी विद्यार्थी के मन में भी यही चीज चल रहा होगा कि जो भी प्रश्न आएगा मैं जवाब दूंगी या जवाब दूंगा, सबके मन में यही चल रहा होगा। तो सब यहाँ साधारणीकृत है, सबके मन में एक ही भाव चल रहा है, ठीक है, सबके मन में एक ही भाव चल रहा है, समान भाव, तो साधारणीकृत है आप लोग। अब बोला है कि साधारणीकरण एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, तो बिल्कुल ये स्वाभाविक सी चीज है क्योंकि बहुत कठिन नहीं है, जिसे भारतीय दर्शन का बल भी प्राप्त है, तो बिल्कुल, तो दोनों ही कथन हमारा सही हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग 25वें नंबर क्वेश्चन में। एबीसीडी यहीं से देख लीजिएगा। अलंकार संप्रदाय से संबंध अलंकार ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम बोला है, इसका क्या हो जाएगा? चलिए आप लोग बताना स्टार्ट कर दिए हैं। डी नंबर। अच्छा, संध्या बी बताई है या फिर गलती से टाइप हो गया संध्या? बाकी लोग डी बता रहे हैं, ठीक है, डी बिल्कुल सही है हमारा, क्योंकि आपको पता है काव्य अलंकार सबसे पहले भामह, जो अलंकार के प्रवर्तक है, वही सबसे पहले काव्य अलंकार लिखते हैं। काव्य अलंकार के बाद काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट की रचना है। सार संग्रह कौन करते हैं? उद्भट। उत्पन्न हो करके ही तो संग्रह किया जाता है, ट्रिक हम लोग जोड़ के याद किए थे। फिर अलंकार सर्वस्व, अलंकार सर्वस्व किनका है? अलंकार कौस्तुभ, ये तो विशेश्वर पंडित का है सबसे लास्ट में, ठीक है, और अलंकार सर्वस्व वामन का नहीं है, रुय्यक का है। हाँ, वामन का नहीं है, रुय्यक का है, ठीक है, रुय्यक का है अलंकार सर्वस्व, अलंकार सर्वस्व रुय्यक का है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और वामन का क्या है? वामन का क्या है? वामन में जो आप लोग कंफ्यूज हो गए, वामन की रचना याद है किन्हीं को?
सूत्रवृत्ति, बिल्कुल। अलंकार सूत्रवृत्ति जो है वो वामन की है, ठीक है। और काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट का है। सूत्रवृत्ति से याद रखिएगा, क्योंकि सूत्र तो ज्यादा ब्राह्मण लोग ही बोलते हैं, ब्राह्मण यानी कि वामन, ठीक है। तो वामन ब्राह्मण से हम लोग याद किए थे। अब आइएगा अगले क्वेश्चन में, रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रचनाओं का सही अनुक्रम, चलिए सीमा सबसे पहले सी बताई है, बहुत अच्छे। बाकी लोग, चलिए बाकी लोग डी बता रहे हैं। डी ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही है। थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिए ठीक से, तब जवाब दिया कीजिए, ठीक है। जल्दबाजी में भी एग्जाम में गलत मत कीजिएगा। डी ऑप्शन हमारा सही है। पहले तो श्रावकाचार 933 में होता है, ये पहली पुस्तक है, ठीक है। अब भारतेश्वर बाहुबली रास है। फिर चंदन बाला रास आसगु कवि का 1200 ईस्वी में था। ये जो श्रावकाचार है ना 933 में था। भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 में है, और चंदन बाला रास 1200 में, और रेवंतगिरी रास फिर सबसे लास्ट में है। रेवंतगिरी रास सबसे अंतिम में है, याद रखिएगा। और चंदन बाला रास से अलग से भी क्वेश्चन पूछा गया है, आसगु कवि का है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। साहित्य लहरी किसकी है? प्रेम वाटिका, रस मंजरी, भक्त नामावली। क्या हो जाएगा इसमें? चलिए जवाब आना स्टार्ट हो गया। ए और बी दोनों जवाब दिया जा रहा है। ए, हमारा ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सबका सही उत्तर है ए। ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। साहित्य लहरी सूरदास का है, और इसी साहित्य लहरी में अपनी वंश परंपरा देते हैं सूरदास। और किस वंश का होना बताते हैं? तो चंदबरदाई के वंशज बताते हैं खुद को वह सूरदास। और साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पद भी मिलते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब प्रेम वाटिका रसखान का है, प्रेम वाटिका रसखान का है। और इस प्रेम वाटिका में किस छंद का प्रयोग किया गया है बताइएगा? प्रेम वाटिका में किस छंद का प्रयोग किया गया है? क्योंकि रसखान सवैये के लिए बहुत प्रसिद्ध है, सवैया छंद के लिए बहुत प्रसिद्ध है रसखान। और अगर उस समय किसी को बोलना होता था ना कि आप किसी सवैये को सुनाइए, तो कहते थे लोग कि किसी रसखान को सुना दीजिए, ठीक है। इतने प्रसिद्ध हो गए थे रसखान। लेकिन उनकी जो प्रेम वाटिका प्रसिद्ध है वो दोहा छंद में लिखित है, ठीक है। बिल्कुल दोहा छंद, कविता नहीं, दोहा छंद में लिखित है। दोहा छंद याद रखिएगा। ये जो प्रेम वाटिका है दोहा छंद में लिखी गई है, और बाकी रसखान की ज्यादातर रचनाएं सवैया छंद में लिखित है, ठीक है। तो वो भी याद रखिएगा, सवैया छंद में बाकी लिखा गया है, और प्रेम वाटिका दोहा छंद में। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि रसखान किस छंद के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, तो सवैये के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। अब रसखान से ये भी बात याद रखिएगा कि रसखान एक स्त्री पर आसक्त थे, उनसे प्रेम करते थे, लेकिन वो स्त्री इनको भाव नहीं देती थी, बहुत मान खाती थी, मानवती थी, ठीक है। तो रसखान क्या करते हैं? रसखान ऐसे हैं जो मुस्लिम कवि है, लेकिन फिर भी कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से मुस्लिम कवि है जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो रसखान का नाम आएगा, रसखान, ठीक है। और पहली बार रामचरितमानस पढ़ के किसे सुनाया गया था? पहली बार तुलसीदास जो है रामचरितमानस पढ़कर किसे सुनाते हैं? इसी रसखान को सुनाते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के पूछता है। तो रसखान से बहुत सारी बातें जुड़ी है, याद रखिएगा। क्योंकि जहां रहीम दे दिया ना तो अब फिर गड़बड़ हो जाएंगे। तो सबसे पहले रहीम को नहीं सुनाते, रसखान को सुनाते हैं। अब रस मंजरी पे आइएगा। रस मंजरी किसकी रचना है? रस मंजरी नंददास की रचना है, रस मंजरी नंददास। और भक्त नामावली, भक्त नामावली हो जाएगा हमारा ध्रुवदास का, भक्त नामावली ध्रुवदास। और ध्रुवदास जो हमारे हैं कृष्ण भक्त परंपरा के हैं। क्या करते हैं? ये कृष्ण भक्ति करते हैं। यहाँ पर देखिएगा जितने पांचों लोग हैं ना, ये पांचों कृष्ण भक्ति करते हैं। हमसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कौन राम भक्ति करते हैं और कौन कृष्ण भक्ति करते हैं। तो नंददास हो गए, ध्रुवदास, हित हरिवंश और सूरदास और रसखान, ये पांचों कृष्ण भक्ति करते हैं, ठीक है। और जो हित हरिवंश है इनका संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय से है।
उसे भी याद रखिएगा। अब आइएगा, फिर से सुमेलित करना है। सुमेलित करना है आपको। सूखी डाली, कारवां, बादल की मृत्यु, एक घूट, सारा एकांकी है। ठीक है, चारों एकांकी है। अब एकांकी को उनके रचनाकार से सुमेलित करना है। सी, सभी लोग सी कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो जितने भी ऐसे सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आते हैं ना आपके एग्जाम में, एक भी आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, एक भी गलत नहीं करेंगे आप। सूखी डाली उपेंद्रनाथ अस्क का है। ठीक है, कारवां और उपेंद्रनाथ अस्क का एक और एकांकी है जोंक। जोंक भी बहुत प्रसिद्ध है, उसे भी याद रखेगा। कारवां किसका चलता है? तो भुवनेश्वर प्रसाद का कारवां चलता है। अब बादल की मृत्यु, तो बादल की मृत्यु हो जाएगा हमारे राम कुमार वर्मा की, और एक घूट जयशंकर प्रसाद की। और यही एक घूट को पहली एकांकी भी माना जाता है। और ये जो भुवनेश्वर प्रसाद है, इनका एक और प्रसिद्ध एकांकी है उसर, तो उसर को भी याद रखिएगा। ठीक है, इन सब लेखकों का जो भी एकांकी है उसे याद रखना जरूरी है। अब फिर से सुमेलित करना है। एक जमीन अपनी, शेष कादम्बरी, एक पत्नी के नोट्स, एक पति के नोट्स, जिंदा मुहावरे। अभी जिंदा मुहावरे को हम लोग पीछे भी पढ़ के आए थे। जिंदा मुहावरे नासिरा शर्मा का है। नासिरा शर्मा ऐसे याद रखने का ट्रिक से याद रखिएगा कि नासिरा शर्मा एक मुस्लिम महिला है, फिर भी एक हिंदू परिवार में शादी करके वो नासिरा मतलब मुस्लिम संस्कृति से, मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में आ जाती है, यानी नासिरा शर्मा हो जाती है। तो एक मुहावरा पेश करती है, मुहावरा नहीं, एक समझिएगा कि जो कहते ना एक समाज में एक नई चीज को पेश करना, तो नासिरा शर्मा वही पेश कर रही है। तो ये जिंदा मुहावरे, जिंदा मुहावरे नासिरा शर्मा का हो जाएगा। बी का 5, तो बी का 5 भी हम लोग अगर मिलाएंगे तो सही ऑप्शन तक चले जाएंगे। ठीक है, आप सबका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। संदीप सी कह रहे हैं, सी नहीं होगा, ए सही होगा। ठीक है, जैसे कि फिर देखते हैं हम लोग एक पत्नी के नोट्स। एक पत्नी के नोट्स आपको पता है, एक महेंद्र भल्ला लिख रहे हैं एक पत्नी के नोट्स, नहीं, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला लिख रहे हैं, लेकिन महेंद्र भल्ला तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है। महेंद्र भल्ला ऑप्शन में नहीं है ना, तो इसको छोड़ दीजिए। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया लिख रही है, तो हमारा ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 यहीं पर है। उसके बाद चित्रा मुदगल, चित्रा मुदगल एक जमीन अपनी, और अलका सरावगी लिख रही है शेष कादम्बरी। अलका सरावगी शेष कादम्बरी लिख रही है। फिर एक और रचना सेज पर संस्कृत, वो भी अलका सरावगी का ही है। सेज पर संस्कृत भी अलका सरावगी का है, याद रखिएगा। अब यहाँ सुमेलित कीजिएगा। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, शब्द और मनुष्य, अज्ञेय, वागार्थ वैभव, और लोकवादी तुलसीदास। इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? सी, सभी लोग सी कह रहे हैं, बिल्कुल सही। सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे हिंदी साहित्य के 80 वर्ष है शिवदान सिंह चौहान का है। फिर आलोचना के मान भी शिवदान सिंह चौहान का है। शब्द और मनुष्य, शब्द और मनुष्य परमानंद श्रीवास्तव का है, क्योंकि शब्द, अगर आप अच्छे अच्छे शब्द कहेंगे मनुष्य के पास तो आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। तो यानी शब्द और मनुष्य परमानंद श्रीवास्तव का हो जाएगा। अज्ञेय वागार्थ वैभव रमेश चंद्र शाह का हो जाएगा। लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी का हो जाएगा। लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी, यानी सी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एकदम नाम याद रखे रहिएगा सबका। चलिए अब क्रम पे आइए। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्रम आपको बताना है। जन्म वर्ष के अनुसार गुरु नानक, कबीर दास, दादू दयाल, मल्लुक दास, क्या हो जाएगा? सभी लोगों का जवाब आ चुका है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आप सबका, सी नंबर सही उत्तर होगा हमारा। कबीर दास सबसे पहले हैं, कबीर दास के बाद फिर गुरु नानक जी आ रहे हैं। और गुरु नानक कबीर से ही थोड़े सीखते हैं, और सीखने के बाद क्या होता है, ये अपना एक अलग संप्रदाय चलाते हैं, एक अलग धर्म ही इनका बन जाता है, सिख धर्म। ठीक है, अब दादू दयाल, दादू दयाल भी दादू पंथ की अलग स्थापना कर लेते हैं, तो दादू पंथ हो गए दादू दयाल। और मलुक दास, मलुक दास हमारे सबसे
मलुकदास सबसे पढ़े लिखे नहीं, सुंदरदास सबसे पढ़े लिखे थे। ठीक है, मलुकदास को बस याद रखिएगा, मलुकदास भी है। मलुकदास की एक पंक्ति भी बहुत प्रसिद्ध है कि दास अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अब ये जो पंक्ति है किस रचना में प्रयोग की गई है, आप लोग बताइएगा तो, किस निबंध में प्रयोग में लाया गया है, बताइएगा। हाँ, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, बहुत अच्छे, ये भी याद रखिएगा। और यही मलुकदास है, यही वो पंक्ति कहते हैं। भारत के लोग जब बहुत आलसी हो जाते हैं ना, उनके ऊपर ये पंक्ति लिखी जाती है। आगे क्वेश्चन है, सुमेलित करना है आपको। लिरिकल बैलेट्स किसकी रचना है? लिरिकल बैलेट्स तो आप याद किए थे, दो लोग मिलकर के लिखते हैं। फिर आप सोचेंगे दो लोग मिलकर लिखते हैं तो फिर कैसे हम सुमेलित करें? तो देखिए, दोनों लोग में से एक का नाम होगा तो उसी में सुमेलित कर देना है। बाकी बायोग्राफिया लिटरेरिया आपको पता है, एस्थेटिक भी पता है, और द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, फाउंडेशन आ गया, फाउंडेशन से कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही, ए नंबर सभी का सही है। ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन से सबसे पहले याद किया हम लोग रिच आदमी, ढूंढिए रिच किधर है, इधर है, यानी डी का 5 यहाँ पर है। अब ढूंढेंगे एस्थेटिक क्रोचे का है, एस्थेटिक क्रोचे C का 1 है। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज, बायोग्राफिया हम लोग बायोग्राफी सब जीवनी सब कहाँ पढ़ते हैं, कॉलेज में ही तो पढ़ते हैं, तो बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज। लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ का है, लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों मिलकर लिख रहे हैं, लेकिन हम लोग वर्ड्सवर्थ में इसको मैच करेंगे क्योंकि कॉलरिज की रचना तो अलग से दी गई है, इसीलिए लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ में मैच करेंगे, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना गया है? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार किसे पहला कवि माना गया है? बी नंबर सही उत्तर होगा, ए वाले नहीं, बी नंबर, सरहप्पा को ये मानते हैं, सरहपाद को। स्वयंभू को मानते हैं राम कुमार वर्मा, याद किए थे ना, राम स्वयं को पहला कवि मान रहे हैं। ठीक है, तो स्वयंभू को मानते हैं राम कुमार वर्मा, और राहुल सांकृत्यायन मानते हैं सरहप्पा को, क्योंकि सा से सांकृत्यायन, सा से सरहप्पा, तो राहुल सांकृत्यायन सरहप्पा, याद रखिएगा, और स्वयंभू को राम कुमार वर्मा मानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन काशी नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे? प्रथम सभापति थे, और ये 2015-16 का ये PYQ है। ठीक है, और अगर 2023 में क्वेश्चन पता है क्या बना के पूछा है, 2023 में पूछ दिया है कि नागरिक प्रचारणी सभा के कौन कौन से संस्थापक थे, उनका नाम बताना है। तो 3 लोग तो शुरू में थे, नागरिक प्रचारणी पत्रिका का पूछा था, सॉरी, नागरिक प्रचारणी पत्रिका से क्वेश्चन था, लेकिन सभा और पत्रिका दोनों ही महत्वपूर्ण है, तो PYQ से ही तो घुमा फिरा के दिया ना, अगर आप इस क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ लेते तो आप वहां सही कर लेते। तो इसका सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग सी कह रहे हैं, सी ऑप्शन हमारा सही है, ए नहीं है, तो जितने लोग सी कह रहे हैं ना, सी हमारा सही है। बाबू राधा कृष्ण दास है, बाबू राधा कृष्ण दास जो भारतेंदु के फुफेरे भाई है, यही काशी नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति बनते हैं, तो प्रथम सभापति में राधा कृष्ण दास, याद रखिएगा, प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों का सही अनुक्रम। सही अनुक्रम क्या होगा? बी, बिल्कुल सही, बी आप लोग सब बता रहे हैं, बिल्कुल सही, हम लोग ट्रिक से भी तो याद किए थे ना, बी हमारा सही हो जाएगा। कौन कौन कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु का है? तो आदिम रात्रि की महक बिल्कुल है, अग्निखोर भी है, उसके बाद गरीबी हटाओ इनका नहीं है। ठीक है, और फिर मैला आंचल तो इनको उपन्यास है, मैला आंचल तो उपन्यास है ना, तो उपन्यास को हम लोग कहानी कैसे बता देंगे? और फिर ठुमरी इनका कहानी संग्रह है, तो यानी 1 2 5 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मैला आंचल उपन्यास है तो वो सही नहीं होगा। आगे क्वेश्चन में आइएगा,
ग्रंथों में से, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? अब आपको बताना है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? नहीं, इसमें बताना कि कौन सी रचना तुलसीदास की है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी रचना तुलसीदास की है, ये बताना है। यहाँ पर गलती हो गया सर, नहीं नहीं है, कौन सी तुलसीदास की है ये बताइए। बी, सभी लोग बी बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। यानी कि वैराग्य संदीपनी है, पार्वती मंगल है, रामलला नहशु है तुलसीदास की रचना। बाकी हनुमान चरित किसका है? हनुमान चरित किसका है? नहीं खुशबू, परमानंद का तो नहीं है। हनुमान चरित हृदय राम का है, बिल्कुल सही। ठीक है, हनुमान चरित हृदय राम का है। हृदय राम का है। हृदय में ही तो हनुमान अपने हृदय में ही तो राम को रखते हैं। ठीक है, हृदय राम का है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। और एक ये भी पूछता है, रामायण महानाटक, तो रामायण महानाटक किनका है? रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान का है, वो भी याद रखिएगा। चलिए इसमें आइएगा, कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? अलंकार से क्वेश्चन पूछ दिया है, कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो जो अर्थ अलंकार होगा वो शब्द अलंकार नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग सब बता रहे हैं डी नंबर, बिल्कुल सही है। उपमा, उपमा यानी तुलना करना। उपमा और उपमेय, याद है ना? उपमेय और उपमान। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, जैसे कि चेहरा, चेहरे की तुलना की जाएगी तो चेहरा हमारा उपमेय हो जाएगा। और उपमान हो जाता है जिससे तुलना की जाए, यानी कि चांद, तो चांद हमारा उपमान हो जाएगा और उपमेय हो जाएगा फिर चेहरा। तो उपमेय उपमान याद रखिएगा। उपमा अलंकार हमारा अर्थ अलंकार है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि ये शब्द अलंकार नहीं है। आगे आइएगा, पंक्ति दी गई है, गगन होता नहीं मही होती होते चांद नहीं सुर, ऐसे अंधकार मह रचा मोहम्मद नूरा। यह दोहा जैसे कि किस काव्य कृति का है? किस काव्य कृति का है? चलिए, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। हमारा डी बिल्कुल सही है। आखिरी कलाम में, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है और आखिरी कलाम में बाबर का भी वर्णन है। ठीक है, वो भी याद रखिएगा। और ये पंक्ति याद रखिएगा, गगन होता नहीं मही होती होते चंद नहीं सुर, ऐसे अंधकार में रचा मोहम्मद नूरा। तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बाकी फिर अगर पद्मावत में देखें तो पद्मावत में तो आपको पता है, पद्मावत का जो पूर्व भाग है वो तो कल्पित है, कल्पना के आधार पर है। और जो इसका उत्तर भाग है वो इतिहास के आधार पे है, सच्ची घटना के आधार पे है। और अखरावट रचना का विषय है, अक्षरों पे वर्णमाला पे लिखा गया है। कन्हावत में फिर अलग विषय है, कान्हा कृष्ण को विषय बनाया गया है। ठीक है, अब आगे आइएगा, 41 नंबर, हिंदी साहित्य के रीति काल का अंधकार काल नामकरण किस इतिहासकार ने रखा है? किस इतिहासकार ने अंधकार काल नामकरण किया? सभी को पता है, त्रिलोचन। ठीक है, त्रिलोचन करते हैं अंधकार काल। त्रिलोचन, जब शिव जी अपने तीनों लोचन को खोलते हैं ना, तो पूरे विश्व में अंधकार छा जाता है, त्राही त्राही मच जाती है, इसीलिए अंधकार काल त्रिलोचन रख रहे हैं। आगे आते हैं 42 में, किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख और सुखी संवाद द्वारा किया गया है? सुख सुखी संवाद, सुख सुखी संवाद, बी, बिल्कुल सही। इसमें बी याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की जो रचना हुई है ना, सुख सुखी संवाद द्वारा किया गया है। आगे का क्वेश्चन है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? इस लेख के रचनाकार कौन है? क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं है? ऐसे लेख कौन लिखते हैं? बिल्कुल सही, आप सब सही है। डी नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं।
और फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही तो श्रेय जाता है ना कि ये हिंदी भाषा को एकदम शुद्धिकरण करके बहुत अच्छे से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और आज हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक लेख लिख रहे हैं, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? इसके बाद सब बोलते हैं नहीं नहीं हिंदी नाम की तो भाषा है, और फिर हिंदी भाषा को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे आइएगा, आगे का क्वेश्चन है, पंक्ति दी गई है। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहाँ तक जरूर पहुंची थी। यह पंक्ति किस उपन्यास से है? धरती धरना अपना, जिंदगी नामा, तमस या मैला आंचल? तो 1942 के समय का वर्णन कहाँ किया गया? डी ऑप्शन बिल्कुल सही, मैला आंचल में किया गया है। और ये पंक्ति एकदम प्रारंभिक शुरुआत का ही पंक्ति है, मैला आंचल में ही लिखा गया है। इसीलिए ना जब पहली बार मिलिट्री वाले आते हैं मैला आंचल यानी मेरीगंज में, तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि आखिर मिलिट्री वाले आए क्यों हैं। और पता चलता है बावन दास को पकड़ के ले गए कि इसको ले जाइए, ठीक है, यही है जो आंदोलन करते रहता है, हम लोग को छोड़ दीजिए, ऐसी हालत हो जाती है। और विश्वनाथ बहुत सारी चीजें लेके जाता है, बकरा भी ले जाता है रिश्वत देने के लिए, ताकि मिलिट्री वालों को रिश्वत दे दे और वो लोग चले जाए, क्योंकि अफवाह फैल जाता है कि ये लोग कुछ ना कुछ आके यहाँ पर हंगामा करेंगे, इसीलिए। अब अगला क्वेश्चन है, लेकिन दरवाजा किसका उपन्यास है? लेकिन दरवाजा, लेकिन दरवाजा, लेकिन दरवाजा सी पंकज बिष्ट। बहुत अच्छे, एकदम साथ में जोड़ के पढ़िएगा इसको, लेकिन दरवाजा पंकज बिष्ट, लेकिन दरवाजा पंकज बिष्ट। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पंकज बिष्ट। आगे है, सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। किसका कथन है? सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। किसका कथन है? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? शुक्ल जी पे? शुक्ल जी नहीं है इसमें, शुक्ल जी नहीं है, रामविलास शर्मा है। बी ऑप्शन सही है, रामविलास शर्मा। ठीक है, तो 46 में जो अलग है, उत्तर अलग है ना, रामविलास शर्मा, तो इस कथन को लिखे रहिएगा। रामचंद्र शुक्ल जी का सौंदर्य को लेकर के कथन था कि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है, ये हमारे शुक्ल जी कहते हैं। और रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती, ये रामविलास शर्मा कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब कौन से रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? देखिए, विभक्ति विचार फिर से आया, अभी पीछे ही हम लोग पढ़े थे, अब सोच लीजिए पीवाईक्यू में ही कितना घुमा के दिया जा रहा है। विभक्ति विचार गोविंद नारायण मिश्र का है, बिल्कुल है, अभी तो हम लोग पढ़ के आए थे। और आपसे पूछा कौन से ही सुमेलित नहीं है। अब भाषा तत्व प्रकाश विशेश्वर दत्त शर्मा का है, ये भी बिल्कुल सही है। इतिहास तिमिर नाशक राजा शिव प्रसाद सितारे हंद, ये भी सही है। तो बचा क्या? पहला नंबर बचा, और पहला हमारा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। हाँ बिल्कुल छोटू, उसमें शर्मा के नहीं बोल रहे हैं, उसको याद रखिएगा। और इसका सही उत्तर ए है, ए हमारा सही सुमेलित नहीं है। आ गई 48 नंबर, सही सुमेलित नहीं है, फिर से यही बताना है। चलिए, संप्रदाय आ गया, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। कौन सही सुमेलित नहीं है? अभी तो पहचान जाएंगे आप सब, बिल्कुल सी नंबर, क्योंकि ब्रह्म संप्रदाय किनका है? ब्रह्म संप्रदाय किनका है? श्री संप्रदाय से तो रामानुजाचार्य है, बिल्कुल सही है। रुद्र संप्रदाय से विष्णु स्वामी है, ये भी सही है। और इसी रुद्र संप्रदाय से आगे जाके वल्लभाचार्य भी आएंगे। ठीक है, विष्णु स्वामी के बाद वल्लभाचार्य भी रुद्र संप्रदाय से ही आते हैं। और राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, पीछे ही मैं बताई थी, हित हरिवंश का राधा वल्लभ संप्रदाय है। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का है। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय जो है ये मध्वाचार्य का है। और मध्वाचार्य का जो सिद्धांत होता है वो होता द्वैतवाद,
यानी ईश्वर और जगत दो हैं, अलग अलग सत्ता उनकी है, ये मध्वाचार्य का कहना होता है द्वैतवाद में। आगे है ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? ज्ञान किनको मिलता है ज्यादा? ज्ञानदीप शेख नबी, ठीक है, शेख नबी। शेख अगर पूछ लिया जाए कि रीति काल में ऐसा कौन सा कवि है जिसकी प्रेमिका का नाम शेख होता है, तो आप क्या कहेंगे? शेख भी बहुत तेज होती है, याद रखिएगा। शेख जो है ना, जो उसकी प्रेमिका होती है, बाद में पत्नी भी बन जाती है, बहुत तेज होती है। आलम की प्रेमिका और पत्नी, बहुत अच्छे। आलम, ठीक है, आलम की प्रेमिका पत्नी जो होती है वो होती है शेख। शेख रंगरेजिन इनको बोला जाता है। रंगरेजिन तो क्योंकि कपड़ा रंगती थी इसे रंगरेजिन कहा गया, लेकिन इसका मूल नाम था शेख। तो शेख नबी यहाँ पर अलग इंसान है, ये व्यक्ति है, महिला नहीं है। शेख नबी लिख रहे हैं ज्ञानदीप, ये सूफियों से ही कवि है, सूफियों के कवि है। अब उस्मान की रचना है चित्रावली। कासिम शाह, उसके बाद नूर मोहम्मद, ठीक है, नूर मोहम्मद के भी दो रचनाएं हैं, तो दो रचनाएं हैं, उसे भी याद रखे रहिएगा। आ जाइए 50वें नंबर में, यहीं तक प्रश्न करते हैं हम लोग। 50वें नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। शुक्ल जी किनके संबंध में कहते हैं? जायसी के संबंध में, बिल्कुल सही, बी नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कबीर के संबंध में कहते हैं कि जो कबीर दास है ये हिंदू और मुसलमान को एक करने के मतलब एक तो कर रहे थे, लेकिन ताना दे दे करके एक कर रहे थे, जिसके कारण हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो रहे थे, बल्कि उन्हें चिढ़ाने वाला सिद्ध हो रहा था उनकी बातें, ठीक है। लेकिन जायसी जी प्रेम के माध्यम से दोनों को एकदम अजनबी पर मिटाकर एक कर रहे थे, तो जायसी हमारा बी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? बी, सभी लोग बी बता रहे हैं। चलिए बी और सी, बी और सी में कंफ्यूजन है। बी को देखिए, इल्यूजन एंड रियलिटी में बताई कोडवेल का है। इल्यूजन एंड रियलिटी में शुरू में ही बताई थी ना। इल्यूजन यानी भ्रम की अवस्था, और रियलिटी मतलब सच्चाई। तो जब लोग भ्रम की अवस्था से सच्चाई में आते हैं तो एक कोड को डिकोड करते हैं, यानी कि कोडवेल इसके रचनाकार हो जाएंगे, ठीक है। अब कोडवेल हो जाएंगे तो फिर डॉक्टर जॉनसन हो ही नहीं सकते हैं। रैम्बलर, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। एस्थेटिक किनका है? क्रोचे का है, याद किए थे हम लोग। एस्थेटिक क्रोचे, और क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक है। साइंस एंड पोइट्री, साइंस लेकर कौन पढ़ते? रिचर्ड्स, रिच आदमी, रिचर्ड्स, ठीक है, रिचर्ड। तो रिचर्ड साइंस एंड पोइट्री के लेखक हो जाएंगे। सही बात है, ऐसे ही याद रखिएगा चीजों को।